नमस्कार, मैं हूं सुरेश चवानकर। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं यमुना का और एनजीटी का। रविशंकर जी, श्री रविशंकर जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर एनजीटी ने जो 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, इसको लेकर चर्चा है कि आखिर भारत सरकार की एजेंसियां केवल हिंदुओं के कार्यक्रमों के बारे में ही क्यों सख्त होती है। और इसी यमुना में 1 किलोमीटर से भी लंबा, इसी जगह पर जहां वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है, वहां से 200 मीटर से 1 किलोमीटर से भी लंबी बस्ती शुरू होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। उसके ऊपर एनजीटी चुप क्यों है? भारत सरकार की किसी एजेंसी क्यों नहीं बोलती? हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन मोदी जी पहले क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी, मंच पर विराजमान विश्व के अलग अलग भागों से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, देश और दुनिया से आए हुए इस महान मिशन से जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैं भारत की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, विश्व को देने के लिए भारत के पास क्या कुछ नहीं है। दुनिया मानवीय मूल्यों से भी जुड़ सकती है और जोड़ा जा सकता है और जोड़ना चाहिए भी। भारत के पास वो सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक अधिष्ठान है जिसकी तलाश दुनिया को है। हम दुनिया की उस आवश्यकताओं को कुछ न कुछ मात्रा में, किसी न किसी रूप में हम परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमें हमारी इस महान विरासत पर गर्व हो, अभिमान हो। अगर हम ही अपने आप को कोसते रहेंगे, हमारी हर चीज की हम बुराई करते रहेंगे, तो दुनिया हमारी ओर क्यों देखेगी? मैं श्रीमान श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि 35 साल से छोटे से कार्यकाल का ये मिशन दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसी ताकत के भरोसे आप फैल चुका है, उन देशों को अपना कर चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं अभी कुछ समय पहले जब मंगोलिया गया था, मैं हैरान था। मंगोलिया में एक स्टेडियम में आर्ट ऑफ लिविंग के सभी बंधुओं के द्वारा
मेरा रिसेप्शन रखा गया था। उसमें भारतीय तो बहुत कम थे। पूरा स्टेडियम मंगोलियन नागरिकों से भरा हुआ था और उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का परिचय करवाया, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक था। जहां पर राजशक्ति और राजसत्ता की पहुंच नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। आज हम एक ऐसे कुंभ मेले का दर्शन कर रहे हैं, ये कला का कुंभ मेला है। भारत के पास ऐसी समृद्धि थी कि यहां कला पूर्णतया विकसित हुई थी। ये धरती ऐसी है जहां हर पहर का संगीत अलग है। सुबह का संगीत अलग है तो शाम का अलग है। और इसलिए बाजार में अगर संगीत की दुनिया को खोजने जाएंगे, तन को डुलाने वाला संगीत तो बाजार भरा पड़ा है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत तो हिंदुस्तान में भरा है। और दुनिया अब मन को डुलाना चाहती है और यही संगीत की साधना है जो दुनिया के मन को डुला सकती है। जब कला के द्वारा किसी देश को देखा जाता है तो इस देश की अंतर्भूत ताकत को पहचाना जाता है। आज विश्व भारत की कला की शक्ति और कला साधना सदियों से करते आए हुए लोग आज विश्व को एक अनमोल भेंट दे रहे हैं। ऐसे अवसर पर ये समारोह प्रकृति ने भी कसौटी करी, लेकिन यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। सुविधा और सरलता के बीच जीने के लिए जी सकते हैं, उसमें आर्ट नहीं होती है। जब अपने इरादों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब अपने सपनों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब संकटों से जूझते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब स्व से समष्टि की यात्रा करते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब मैं से छूट करके हम की ओर चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। हम वो लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि से शुरू करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा करते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से
उपग्रह तक की यात्राएं की है। और यही जीवन जीने की कला हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने हमें विरासत में दी है। संकटों से जूझ रहा मानव, वैयक्तिक जीवन में समस्याओं से जूझ रहा मानवी, भारत की पारिवारिक संस्था, परिवार, फैमिली, ये ऐसी धरोहर हमारी दुनिया जब जानती हो तो उसको अचरज होता है। हमने ये कला सीखी है, सदियों से सीखी है, लेकिन अगर उसमें खरोंच आ रही है तो उसको फिर से ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और मैं श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से ये जो काम चल रहा है, इसे अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी कलाकारों को, सभी साधकों को, सभी आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं को इस भव्य समारोह के द्वारा भारत की एक विशिष्ट छवि विश्व के सामने पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the Prime Minister of the largest democracy of the world, Shri Narendra Modi ji. ये हम आपको दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी जी का भाषण जो उन्होंने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में दिया। प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम की इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की संस्कृति के लिए उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं, इसी कार्यक्रम के खिलाफ इस देश की एक एजेंसी एनजीटी, जिसको कि वैसे न्यायालयीन प्रक्रिया में माना जाता है, उसके खिलाफ बोलने की भी एक तरीके से अनुमति नहीं है या संकेत नहीं है। लेकिन मैं उनको जवाब पूछना चाहता हूं कि जिस कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री की राय है, उस बारे में उस देश की एजेंसी की राय अलग कैसे है। और बात केवल इस कार्यक्रम की नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम तो 3 दिन का है, और इस 3 दिन के कार्यक्रम के बारे में अगर आप इतने गंभीर है तो इसी यमुना में जो कई किलोमीटर का बांग्लादेशी घुसपैठियों ने डेरा डाला है, बल्कि 4-4 मंजिले घर बनाए हैं, उससे इस यमुना का होने वाला नुकसान, प्रकृति का और पर्यावरण का होने वाले नुकसान के लिए एनजीटी ने आज तक किस पे क्या फाइन किया है, इसका भी जवाब एनजीटी को और भारत सरकार के अन्य एजेंसियों को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का एक रुख, लेकिन उस देश की जो ब्रिटिशों की मानसिकता की गुलाम एजेंसियों की भावना है, उसका अलग रुख। ये कैसे चलेगा? हिंदुस्तान जवाब पूछेगा और जवाब मांगकर रहेगा। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि भी जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सस घई जी, जो कि टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा से है, पर्यावरण पर अपनी बात को रखते हैं। उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक बार विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। एनजीटी ने विश्व सांस्कृतिक प्रोग्राम के आयोजकों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने कहा कि इससे यमुना के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा, यमुना प्रदूषित होगी। लेकिन क्या कभी एनजीटी ने यमुना किनारे गंदगी फैलाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जुर्माना ठोका है? क्या यमुना किनारे पहले ऐसे भव्य आयोजन नहीं हुए? क्या कॉमनवेल्थ गेम आयोजकों पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया? जी हाँ, एनजीटी का विश्व सांस्कृतिक प्रोग्राम पर दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। यमुना किनारे लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध बस्तियां बनाकर रह रहे हैं। ये लाखों बांग्लादेशी मल से लेकर पशुओं के अवशेषों को यमुना में बहा देते हैं। ना तो इनकी बस्तियों से निकले नालों का शुद्धिकरण होता है और ना ही इनके अवैध कट्टरखानों पर कोई कार्रवाई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इन अवैध बांग्लादेशियों से यमुना को नुकसान नहीं होता? क्या इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है? क्या इससे यमुना का इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं गड़बड़ाता? आखिर क्यों अवैध घुसपैठियों पर कोई बोलने वाला नहीं है? ये अवैध घुसपैठिए अब दिल्ली के निवासी हो गए हैं। सरकारों ने इनके अवैध वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ये अवैध वोटर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में केजरीवाल सरकार इन पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार को ना तो दिल्ली की सुरक्षा से कोई मतलब है और ना ही दिल्ली वासियों की सुरक्षा से।
ऐसा नहीं है कि यमुना किनारे पहले कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ हो। अभी कुछ दिन पहले यमुना किनारे कॉमनवेल्थ गेम हुए, काफी निर्माण कार्य हुआ, पूरा खेल गांव बसाया गया। क्या तब यमुना को नुकसान नहीं हो रहा था? हर रोज यमुना से हजारों ट्रक अवैध खनन होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यमुना के लिए अवैध खनन सबसे बड़ा खतरा है। क्या अवैध खनन करने वाले एनजीटी को नहीं दिखाई देते? क्या अवैध खनन यमुना में प्रदूषण का कारण नहीं बनता? वहीं यमुना किनारे कई बड़े मुख्यालय हैं, जिनमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कॉमनवेल्थ गेम विलेज, दिल्ली मेट्रो मुख्यालय और अक्षरधाम। क्या यमुना किनारे इन मुख्यालयों को बनाने में यमुना को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या एनजीटी ने कभी इन पर जुर्माना लगाया? अभी भी यमुना किनारे कई ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनसे यमुना को काफी नुकसान हो रहा है। बाटला हाउस के पास यमुना किनारे अवैध प्लांटिंग हो रही है, प्रॉपर्टी डीलर पैसा बना रहे हैं। यही नहीं, इन प्रॉपर्टी डीलर्स के संबंध कई राजनेताओं से हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एनजीटी को अवैध प्लॉटिंग नहीं दिख रही? क्या सरकारी बंदिशें केवल हिंदू आयोजनों के लिए हैं? क्या हिंदू आयोजन ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या सरकारी बंदिशें दूसरे आयोजनों पर लागू नहीं होती? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। शांतिगिरी में आजा महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, इस पूरी घटना पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्या महाराज जी आवाज सुनाई दे रही? चलिए कॉलर के पास चलते हैं, फिर स्टूडियो के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना है कि हमारे देश में जो है जब भी हिंदुओं के लिए कोई कार्यक्रम होता है उसमें जो है तो सब लोग बोलने लगते हैं। हाँ, हेलो, बोलते सब लोग रहिए। बोलने लगते हैं, सब लोग बोलने लगते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हिंदू जो है तो कुछ बोलता नहीं है, बहुत शांत है ना। कुछ दिन पहले आशाराम जी बापू जी का केस हुआ था, आपने देखा होगा। तो कई दूसरे जाति के लोगों ने, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने कहा। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित रखें। बात कर रहे हैं कि यमुना के ऊपर अगर एक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होने से अगर इतनी प्रदूषण की चिंता किसी एजेंसी को है, तो क्या कई सालों से जो लाखों बांग्लादेशी घुस बैठी है अकेले दिल्ली के एक जामिया नगर में, जिस डीएनडी के एक तरफ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है, उसकी 200 मीटर दूरी से शुरू होने वाली कई किलोमीटर दूर तक चलने वाली अवैध बस्ती के बारे में क्या कहना है? महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? तो हमारे भारत का इतिहास है, दो विचारधाराएं हमारे भारत में चलती आ रही है, एक असुरी और एक दैवी। आपने देखा होगा कि आज तक कि असुर लोगों ने जैसे धर्मराज को भगवान ने पूछा था कि आप दुनिया में घूमते आओ और हमको बताओ कि इस दुनिया में कौन पापी और कौन पुण्यवान है। जब धर्मराज दुनिया में घूम के आए, आप कृष्ण के सामने खड़े रहे, वो पूछा गया तो भगवान ने पूछा कि आपको ये दुनिया पुण्यवान के पापी लग रही है? तो धर्मराज ने कहा ये सब दुनिया पुण्यवान है। जब दूसरी बार दुर्योधन को पूछा गया कि दुर्योधन, ये आप घूम के आ जाओ, ये दुनिया कैसे हम बताओ, तो दुर्योधन फिर घूम के आया तो भगवान ने पूछा तो दुर्योधन ने बताया ये सब दुनिया पापी है। तो देखो, ये विचारधारा हमारे दो विचारधारी हमारे भारत में है। लेकिन ऐसे बात कह जाती है कि सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं। अभी हमारे पंतप्रधान ने कि हमारे श्री श्री रविशंकर जी का एक प्रोग्राम का कितना बड़ा गौरव किया है कि आर्ट ऑफ लिविंग, ये सबके लिए कैसी ज़रूरत है और आपको कैसा जीना है। तो हम इस गवर्नमेंट से और सभी भारतीय जनता से हम एक अपेक्षा करते हैं कि जैसे पंतप्रधान ने उनका गौरव किया, तो हम तो ऐसे चाहते हैं कि ऐसे संतों को कि ये सब भारत और गवर्नमेंट ने भारत रत्न इनको ना परेशान करे। घई जी,
एक पर्यावरणविद के नाते आपका दृष्टिकोण? मैं तो ये मान करके चलता हूँ, अगर इस वक्त इसी बात की हम, जो कि ये इवेंट इतना बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसमें आप यूँ मानिए कि पूरे संसार के कलाकार यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं और हम उस चीज़ का आनंद ना लेकर के उसको एक गलत दिशा और गलत मोड़ की तरफ मोड़ रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ संस्कृति की हत्या की तरह है। बिल्कुल। हमें पर्यावरण को बचाना है, ये हमारा दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि वास्तव में कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा। इस तरीके के इवेंट जहां पर के पूरी दुनिया के कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं, मैं समझता हूं इसकी महत्ता को ज़्यादा वो देना चाहिए इम्पोर्टेंस, बजाय कि एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बना करके पेश करने के। बिल्कुल, इस मुद्दे पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, आपके कॉल भी लेंगे और प्रतिक्रियाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए यमुना के ऊपर जो जिस तरीके का अप्रोच सरकारी एजेंसियों का और हिंदुस्तान की जिहादी मीडिया का है, जो मीडिया केवल हिंदुओं का धार्मिक आयोजन होता है तो उसके खिलाफ बोलता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बस्तियों के खिलाफ कभी एक छोटी सी क्लिप चलाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। सुरेश चौहान जी, भारत माता की जय। सबसे पहले श्री श्री रविशंकर जी को शत शत नमन, जिन्होंने भारत में पहली बार वर्ल्ड पीस फेस्टिवल का आयोजन करवाया। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन से भारत विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जुर्माना लगाने के बजाय हमें इस कार्यक्रम की सराहना करनी चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत से यह सब किया जा रहा है। जब बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे थे तब ये अंधे और मूक थे। ये सारा का सारा वोट बैंक के लिए खिलवाड़ है। देश की संस्कृति इनके लिए कुछ मायना नहीं रखती। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस देश की मिट्टी में ये जन्मे हैं उसी की संस्कृति को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। ऐसा करके इन्हें फॉरेन एनजीओ से अवार्ड जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का क्या? भारतीय संस्कृति हमारी विरासत है। साधु संतों पर लांछन लगाकर ये उन्हें हमेशा की तरह प्रताड़ित करने का इनका एक और जरिया है। तो इसीलिए मेरी अपने इंडियन सिटीजन से यही दरख्वास्त है कि ऐसी सरकार को और ऐसे आदमियों को देश से निकाल देना चाहिए। और जिस तरीके से श्री श्री रविशंकर जी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हेलो, जय हिंद सर, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो केजरीवाल जैसा आदमी जो आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये पूरा हमारे दिल्ली को भी ममता बनर्जी की तरह कलकत्ता और बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को बिठा के। और दुनिया भर के मुसलमान ये रीगल पे बैठे थे, गंदगी मचाते थे, पोल्यूशन एनजीटी को नजर नहीं आता। आसिफ अली रोड पे अगर आप जाके देखेंगे तो इतना गंद वहाँ पर मचा हुआ है, एक पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं है। दिल्ली का इतना पोल्यूशन है वहाँ पर, तब एनजीटी कुछ नहीं कर रही है। और हमारे हिंदू फेस्टिवल के लिए ये 5 करोड़ का जुर्माना श्री श्री रविशंकराचार्य जी से मांग रहे हैं। ये तो सीधा सीधा हमारी संस्कृति पर ही हमला है। बिल्कुल, धन्यवाद। आज तक कितनी कंप्लेंट हुई होगी, बल्कि इस बस्ती में होने वाले गैर कानूनी कामों के कारण पुलिस ने भी कई बार सरकारों को लिख कर दिया है कि यहाँ की गैर कानूनी बस्ती जो अनरजिस्टर्ड है, जिसकी कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं है, जानकारी नहीं है, वहां पर चोर छुपते हैं, आतंकवादी छुपते हैं। तमाम ऐसी घटना यहाँ पर होती है जिससे कि ना केवल पर्यावरण का बल्कि सामाजिक पोल्यूशन होता है, लेकिन उस पर कोई नहीं मिलता है। घई जी, ऐसे विषयों पर
भारत का जिहादी मीडिया क्यों चुप रहता है? ऐसा कहा जाता है कि मीडिया भी वही बात करता है जो वो कहना चाहता है, जिससे उसको किसी तरीके की आर्थिक या दूसरी तरीके की सपोर्ट मिलती है, वो उसी का पक्ष लेता है, बजाय कि ये देखने के कि देश के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मीडिया अपने तरीके से सोचने लग जाता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और यही वो स्थिति है जहाँ पर आकर के हमारे मुद्दे बदल जाते हैं, विषय बदल जाते हैं, देश के लिए क्या करना है, क्या हमें करना चाहिए, वो सब बातें गौण हो जाती हैं और अपने स्वार्थ जो हैं वो उठकर सामने आ जाते हैं। आप कनाडा से है, वहाँ पर का जो मीडिया है उसका पर्यावरण के प्रति क्या रुख है? जी, वहाँ पर मैं पिछले 17 साल से कनाडा में हूँ और 3 साल अमेरिका में रहा हूँ। वहाँ पर कानूनी तौर पर किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी भी तरीके की गंदगी फैला सके या कोई किसी तरीके से पर्यावरण के साथ खेल सके। बिल्कुल इसका अधिकार नहीं है। और अगर कोई छोटी सी भी गलती करता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, आपने एक कागज़ जो आपका ख़राब हो गया, आपने शीशा खोला कार का और कागज़ उठा करके बाहर फेंक दिया। अगर वो नज़र में आ गया तो $350 का उस एक कागज़ को बाहर फेंकने का फ़ाइन है। तो आप खुद बताइए कि कोई क्यों फेंकेगा और क्या हिम्मत करेगा कि वो उस कागज़ को बाहर फेंक दे। लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में अगर कोई ऐसा कागज़ फेंकेगा और अगर वो फेंकने वाला मुसलमान निकला तो हिंदुस्तान का मीडिया कहेगा कि देखो मोदी की एजेंसियों ने एक मुसलमान को कागज़ फेंकने पे ये $350 का फाइन लगा दिया। कुछ तो ऐसे मीडिया वाले जो निकालेंगे कि इसमें ये दलित है, इसमें ये रिजर्व कैटेगरी का है, ये है, फूट पाड़ने की कोशिश करेंगे। ये आखिर अप्रोच कब बदलेगा? हम इसमें चाहते हैं कि हमारे जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था में चेंज होना जरूर है कि व्यवस्था में योग्य डिसीजन करने के लिए आगे आने चाहिए। बिल्कुल। क्या यही व्यवस्था रहेगी? हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिली, लेकिन राजनीतिक आज़ादी तक हम सीमित रह गए। उसके बाद की इस व्यवस्था की आज़ादी कब मिलेगी जहां पर भारत सरकार के ऊपर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर अंग्रेजों के कानूनों को आज भी एक तरीके से थोपा हुआ है? कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपने जो मुद्दा उठाया है मैं सपोर्ट करता हूँ, और सर ऐसी चीजें देखकर डर लगता है सर, क्या भारत के आने वाले टाइम में कि बांग्लादेश में जाए, पाकिस्तान में जाए। बिल्कुल सही है आपका डाउट, आपका डर बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में 7 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठी आज है। यह आबादी, दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जिनकी आबादी कुल मिला के 7 करोड़ है, तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इन 7 करोड़ आबादियों को मैं छोटे देशों में अगर बांटना चाहूं तो 69 देश ऐसे हैं जिनको जोड़ा जाए तो उनकी आबादी 7 करोड़ होती है। गुजरात से भी बड़ी आबादी 7 करोड़ है, और हिंदुस्तान में भी कम राज्य है जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब एक पूरा बांग्लादेश ही नहीं, पूरा देश यहां पर आकर बैठ रहा है। वो नदियों में, नालों में, घरों में, कई जगह पर अतिक्रमण कराए, लेकिन देश की किसी भी एजेंसियों को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। बस हिंदुस्तान का जिहादी मीडिया कहीं पर आग उगालना शुरू कर दे तो भारत सरकार की एजेंसियां या राज्य सरकारों की एजेंसियां और तथाकथित सेकुलर राजनीतिक दल उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हथौड़ा उठाते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठना जरूरी है, और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम आपको आपकी प्रतिक्रिया देने की पूरी छूट दे रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे यार इसको कुछ बोलता ही। क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रविशंकर जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मगर इसमें जो इन पे टैक्स लगाया गया ये इनको देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए सर कि ये इतना 35 लाख लोग ये आएंगे, इतनी गंदगी करेंगे, और कोई भी किसी भी शहर की लोकल बॉडी कोई टैक्स लगाती है और उसमें गवर्नमेंट ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं, ये फाइन है।
टैक्स अलग चीज है। चलिए धन्यवाद। घई जी के पास चलते। घई जी देखिए, ये इम्पैक्ट है मीडिया का, उस जिहादी मीडिया का जिसने हिंदुस्तान के दिमाग में ये बिठा दिया कि 35 लाख लोग वहां रहेंगे, मलमूत्र करेंगे और गंदगी करेंगे, जबकि वहां ऐसी कोई चीज होनी ही नहीं है। मैं समझता हूं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं होंगी उनको जाकर के देखना चाहिए। जब भी कोई इस तरीके का आक्षेप लगाता है उसको पहले जाकर देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा वहाँ पे हो रहा है, क्या वहाँ पे गंदगी फैल रही है, क्या वहाँ पे पर्यावरण के साथ खेला जा रहा है। अगर नहीं तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो जो है किसी भी तरीके से उंगली उठाए। आप तो देखने की कोई भी मीडिया वाला देखने की जहमत तो तब लेगा ना जब उसको सच बताना हो, जब उसने तय किया है कि मुझे इस कार्यक्रम के खिलाफ बोलना है, तो वो तो जाने की वहां पर क्यों मशक्कत करेगा, क्यों वह आपकी सच्चाई दिखाएगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कि वास्तव में होनी चाहिए, उसकी जगह राजनीतिक अटखेलियाँ हो रही हैं। सब कोई अपनी अपनी बात को अपनी अपनी तरीके से कह रहा है, अपने हित में कह रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है, देश के लिए कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा हमने 20 साल मुझे यहाँ से बाहर गए हुए हो गए हैं और इन 20 सालों में मैंने आज तक वहाँ पर ऐसा कोई भी वो नहीं देखा कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उस कार्यक्रम के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा हो। और जहाँ तक वहाँ बल्कि अगर ये आयोजन किसी विदेश में होता तो वहाँ के लोग तो ऐसा आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय सम्मान देते, उसको राष्ट्रीय हीरो बनाते, उसका कितना बड़ा सम्मान होता अगर ये किसी विदेश में होता। लेकिन ये हिंदुओं का कार्यक्रम है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, इससे इस कार्यक्रम से इस देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो मनोबल तोड़ना है, क्योंकि बार बार उसको ये दिखाना है कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू कंगाल है, तेरे देश और तेरे कल्चर में कुछ दम नहीं है, और ऐसा करके उसके मन में हीन भावना पैदा करनी है, और ये हीन भावना ही गुलाम बना कर रखने के लिए पर्याप्त होती है, और इसलिए यह षड्यंत्र जारी है। और भी क्या कारण है उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, यमुना किनारे बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियां। दिल्ली में यमुना 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यमुना के बड़े क्षेत्र में अवैध बस्तियां बनी हुई हैं। इन बस्तियों में ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। अवैध बस्तियां यमुना में प्रदूषण का बड़ा कारण। अवैध बस्तियों में लाखों लोग रहते हैं। ये लोग हर रोज खुले में मल करते हैं जो यमुना में बहा दिया जाता है। इन बस्तियों में कई अवैध कट्टर खाने चल रहे हैं। इन कट्टर खानों से निकलने वाली गंदगी सीधे यमुना में डाल दी जाती है। एनजीटी का बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों पर चुप्पी। एनजीटी को पता है लाखों लोग इन अवैध बस्तियों से यमुना को गंदा कर रहे हैं, लेकिन एनजीटी ने कभी इन पर जुर्माना तो दूर, इनके बारे में कहीं शिकायत तक नहीं की है। सरकारी बंदिशें केवल हिंदू त्योहारों के लिए। नदियों को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। हिंदू नदियों की पूजा करते हैं। नदियां भी सभी का पालन पोषण करती हैं। करोड़ों लोगों की आजीविका भारत में नदियों पर निर्भर है। यमुना में अवैध खनन पर चुप्पी। यमुना को अवैध खनन से सबसे बड़ा नुकसान होता है। दिल्ली में अवैध खनन यमुना में लगातार जारी है। खनन माफिया कभी हरजाना नहीं भरते। हाँ, वो भ्रष्ट अफसरों की जेबें जरूर भरते हैं। ये भ्रष्ट अफसर लगातार यमुना को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, धार्मिक आयोजन नदी किनारे करने की तो लंबी परंपरा हिंदुस्तान में रही है और अभी भी जारी है। महाराज जी, आपने हमारे सब शास्त्रों ने कहा कि नदियाँ बहुत पवित्र मानी जाती है। किसी ने भी स्नान करने के बाद उनका सब पाप चला जाता है, हमारी संस्कृत धर्म कहता है। और हमारे जो रामलिंग के जो प्रमुख श्री श्री रविशंकर जी है, उन्होंने जो संस्कृतों को बढ़ाने के लिए जो बहुत बढ़िया यह प्रोग्राम रखा है, इसके लिए हम महाराष्ट्र की ओर से उनका बार बार आह्वान करते हैं। और उनके बारे में जो कदम उठाया गया है जुर्माना का, तो उसके बारे में हम यही चाहते हैं कि हमारी जो राजनीति की हमारे जो पीएम से हम विनती करते हैं कि ऐसे जो अवैध जो बस्तियां है उनको हटाया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का इसलिए अभिनंदन करना चाहिए कि भारत सरकार की एक एजेंसी ने ऐसा कदम उठाने के बावजूद देश के तमाम मीडिया ने यह कैंपेन चलाया, जिसका परिणाम कि देश के राष्ट्रपति पे हुआ। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए कि इस विश्व वपन करने वाले कैंपेन के बावजूद वो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ाई, बल्कि उसको सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, उसकी उपयोगिता बताई
अब इस उपयोगिता बताने के बाद इस देश की एजेंसियां, इस देश के मीडिया का क्या कहना है और तथाकथित बुद्धिजीवियों का भी क्या कहना है, देखना पड़ेगा। हम आपको यमुना के कुछ और दुश्मनों की डिटेल आपको देते हैं। यमुना के दुश्मन दिल्ली में 10 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। यमुना किनारे बनी अवैध बस्तियों में लाखों बांग्लादेशी रहते हैं। यमुना किनारे अवैध बांग्लादेशी खुले में शौच करते हैं, जिससे सारी गंदगी यमुना में जाती है। यमुना किनारे अवैध बस्तियों में अवैध कट्टरखाने चल रहे हैं। बांग्लादेशियों के अवैध कट्टरखानों से निकलने वाली सारी गंदगी यमुना में बहा दी जाती है। अवैध कट्टरखानों और मल से यमुना काली हो गई है, लेकिन कभी एनजीटी जागरूक नहीं दिखी। बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों में सरकारी अधिकारी जाने से भी डरते हैं। अवैध बस्तियों में ना तो कोई सरकारी नियम है और ना ही कायदे कानून। अवैध बस्तियां न सिर्फ यमुना को गंदा कर रही हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी घातक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बस्तियों को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार और एनजीटी अवैध बस्तियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। दिल्ली में यमुना करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। दिल्ली में यमुना से हर रोज लाखों ट्रक अवैध खनन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अवैध खनन से यमुना को सबसे बड़ा खतरा है। यमुना किनारे बाटला हाउस में अवैध प्लांटिंग हो रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं डीएस त्रिपाठी बोल रहा हूँ, त्रिपाल मुहिम से। हाँ सर, यमुना के किनारे दिल्ली से लेके और इलाहाबाद तक 300 स्लाटर हाउस के पानी जाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा खून है, उनके जितने भी मतलब गंदे से गंदे चीजें जाके यमुना में पड़ती। तो एनजीटी कहाँ पर मर जाती है, सोई रहती है क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। पिछले दिनों जब इलाहाबाद में कार्यक्रम होने वाला था, साधु संत आकर स्नान करने वाले थे, तो देखा गया कि वहां के पानी का रंग लाल है। क्यों है, इसकी जांच की गई तो पता चला कि पूरे यमुना के क्षेत्र में इलाहाबाद तक, संगम के तक जो स्कॉलर ने बताया इतने कत्लखाने हैं, उनसे निकलने वाला जो खून है ये पानी को लाल करता है। उसमें न केवल खून बहाया जाता है, बल्कि चमड़ी निकालने के बाद, उसका मांस निकालने के बाद जितनी चीजें बचती है, इन अवैध और वैध कत्लखानों से इसे यमुना में और गंगा में फेंकी जाती है। उस पर आवाज नहीं उठता। उस पर जब कोई हथौड़ा चलाने की बात आती है तो उद्योगों को बचाने की बात होती है, रोजगार का नारा दिया जाता है, और उससे भी बड़ी बात कही जाती है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ मुहिम है, और फिर सारे सेकुलर तथाकथित एकत्र हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? क्या ऐसे ही हमारे नदियों को, हमारे पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया जाएगा? इस पर हिंदुस्तान ने बोलने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद सर, बोलिए। सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसा क्यों होता है सर? हर टाइम जो भी कार्यक्रम होता है, अगर देखा जाए तो वो कार्यक्रम में वरुण देव ने, अगर हम जो भगवान को मानते हैं, अगर वरुण देव खुश होकर अगर उधर बारिश बरसा सकता है, तो ये लोगों ने जुर्माना के बाद क्यों किया सर? दिल्ली में ऐसा क्यों होता है सर? हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अन्याय क्यों हो रहा है? सरासर अन्याय है सर ये बातों पे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर संपर्क टूट गया। हम परिणामों पर नजर डालते कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही जारी रहा। दिल्ली में यमुना सबसे ज्यादा गंदी होगी। जैसे ही यमुना दिल्ली से निकलती है, यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर चला जाता है। वहीं दिल्ली से पहले यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे है, क्योंकि यमुना दिल्ली में काफी बड़े क्षेत्र में बहती है, इसलिए यहाँ प्रदूषण हर जगह बढ़ता है। यमुना किनारे अवैध बस्तियां बसती रहेंगी। दिल्ली में यमुना किनारे बसी अवैध बस्तियों में रहने वालों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। ऐसे में कोई इन बस्तियों को हटाने के लिए कदम नहीं उठाता। ये अवैध लोग अपनी राजनीतिक जगह बना चुके हैं। हिंदू धार्मिक आयोजनों पर हर्जाना लगाया जाता रहेगा, चाहे वो सरकारी नियम हो या मीडिया की कवरेज। सभी हिंदू आयोजनों पर कोहराम मचाते हैं। ये लोग ना तो पर्यावरण को बचाने वाले होते हैं और ना ही देश हित में काम करने वाले। इनका मकसद सिर्फ एक धर्म पर हमला करना होता है। अवैध बांग्लादेशी यमुना के साथ देश के लिए भी खतरा बने रहेंगे। यमुना किनारे अवैध बस्तियों में रह रहे बांग्लादेशी यमुना को तो गंदा कर ही रहे हैं,
साथ ही देश के लिए भी खतरा बने हैं। इनके साथ आतंकियों के कई स्लीपर सेल रह रहे हो सकते हैं। इससे देश की राजधानी हर समय खतरे में रहती है। नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को सह देते रहेंगे। नेताओं ने अवैध घुसे बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके वोटर बन गए हैं। ऐसे में ये नेता इन पर कभी कार्रवाई नहीं करने देते। अगर कहीं अवैध बस्तियों को तोड़ा जाता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठाने लगते हैं। क्यों? घई जी के पास चलते हैं। घई जी, इस प्रकार के हमने कारण पे नजर डाल दे, परिणाम पे नजर डाले, परिणाम में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्री श्री रविशंकर जी लगभग पूरे विश्व में इस तरीके कार्यक्रम, बल्कि इससे भी बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्हें अनुभव है, उन्हें पता है कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है और बड़े बड़े इवेंट्स इस तरीके के करके बल्कि संस्कृति को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये आक्षेप लगाना कि वो पर्यावरण के ऊपर एक तरीके का अटैक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गलत लांछन है और हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातों को कभी भी सामने ना लाने दिया जाए और जो सही काम हो रहा है उसको सही तरीके से करते रहने दिया जाए। घई जी, इन्हीं श्री श्री ने इसी यमुना का कई लाख टन कचरा पिछले दिनों अभियान चलाकर निकाला था। वाह। लेकिन उसके लिए उनको कोई बख्शिश नहीं दिया गया, उनके फेवर में कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। एक शरद यादव जैसा नेता संसद में खड़ा होता है और कहता है कि इस तमाशे को बंद करो। क्या इतने राजनीति करने के बाद इतनी अकल नहीं आती कि इसको तमाशा शब्द नहीं यूज करना चाहिए? लेकिन राजनीति करने के लिए जो लाल टपकती है मतों की, उसके कारण ऐसे आयोजनों के खिलाफ शरद यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं। शर्म आती है। इस देश की राजनीति अगर ऐसी गिरी रहेंगी तो न जाने इस देश का क्या होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, आज वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पे बात हो रहा है ना, खाली इस दुनिया में धरती और पर्यावरण को, प्रकृति को संरक्षण की खाली हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही करेंगे और कुछ नहीं करते। हर रोज दिल्ली में कितना व्हीकल्स पोल्यूशन कर रहे हैं, कितने और सालों से वो पोल्यूशन का इंक्रीज कर रहे हैं ना, वो बात किसी भी नहीं बात कर रहे हैं। आज ये हिंदू कल्चरल फेस्टिवल है तो इसके अपोज कर रहे हैं। वो ये हिंदू कल्चर के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल टारगेट है। इसीलिए हर व्यक्ति, वो हर भारतीय वो जागरूक करना चाहिए, इसके ऊपर फाइट करना चाहिए। अगले कलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जी, इस तरह के आयोजनों पर जो ये लोग भारत में करते हैं, ये आयोजन जो है, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये कितना बड़ा आयोजन है जिससे हमारे भारतवर्ष का गर्व से सर ऊंचा होगा पूरे वर्ल्ड में। और हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन और किए जाएं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक भाईचारा कायम हो, जिससे कि हमारे मुल्क की संस्कृत बाहर पहुंचे और लोग जाने कि हिंदुस्तान आज भी वही हिंदुस्तान है जो आज से सदियों पहले था। और ये हमारे भारतवर्ष की जो राज्यसभा में इस तरह के नेता वक्तव्य बोलते हैं, इन पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल, विराम केवल राजनीतिक सजा ही लगा सकती है। इस देश का नागरिक लगा सकता है, इस देश का हिंदुस्तानी लगा सकता है, क्योंकि जब ऐसा बोलने से खबरें और टीवी चैनलों में एयर स्पेस मिल जाता है तो ऐसे बोलने वाले की कतार खड़ी हो जाती है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, क्या कहना है? हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है श्री श्री 108 का, इससे लगता है कि जैसे देश की छवि को ये धूमिल करने का प्रोग्राम जो कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं ये। धन्यवाद। और इससे 100 जो अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। उनके सर, ये बांग्लादेशी को कुछ उपाय नहीं करोगे आप? क्या ये आते जा रहे हैं? हम क्या उपाय करेंगे? आप हमारे साथ आएंगे तो जरूर करेंगे। सर, इनको निकालना चाहिए। जब हिंदुओं के साथ ये बांग्लादेश में इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं और हमारे लोग इनको यहाँ। धन्यवाद। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हम पिछले दिनों कैंपेन चला चुके हैं, दोबारा भी चलाएंगे,
क्योंकि अब तो बात शुरू हुई है तो दूर तक जानी चाहिए। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, अभी मैंने शरद यादव का उल्लेख किया। संसद में भाषण के दौरान शरद यादव ने कहा कि इस तमाशे को बंद करो। क्या इतने बड़े धार्मिक आयोजन को तमाशा जैसा शब्द यूज करना इस देश के राजनेताओं का और खास करके तथाकथित सेकुलर राजनेताओं के दिमाग का दिवालियापन नहीं है? हम इसके बारे में सोचते हैं कि उनको संत ही नहीं समझा रहा है। उन्होंने संत के बारे में जानना ही कुछ नहीं है। इसलिए जो आज इस देश में राजनीति चल रही है उसके बारे में हमारे जो सुदर्शन चैनल के जो चेयरमैन हमारे सूरज जी चौहान के हैं, उनको जो आगे उनके लिए जो आगे ये देश के लिए जो हिंदुओं के लिए आगे कदम बढ़ा रहे, उनके लिए हम कामना करते हैं कि वो इसके जैसे आज का उन्होंने कदम उठाए बिंदास बोल में कि हमेशा इस जो बांग्लादेश गुट कैसे इसको हटाया जाए, ये हम इनकी कामना चाहते कि उनके बारे में हमेशा ये उसका डिसीजन करें। हमारा तो मुद्दा ही यही है, मोटो ही यही है। सुदर्शन शुरू इसलिए हुआ है और नारा भी है कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और हमारा दावा है कि भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाए बगैर हिंदुस्तान 1 नंबर नहीं बन सकता। ऐसे आयोजनों के द्वारा इस देश के लोगों में संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की जरूरत है। और साथ में हमारा यह भी दावा है कि हमारे देश की नदियां जब तक समृद्ध नहीं होगी, हिंदुस्तान समृद्ध नहीं होगा। और हिंदुस्तान की नदियां तब तक समृद्ध नहीं होगी जब तक उसके अंदर बैठे हुए बांग्लादेशी घुसपैठिया तथाकथित सारे सेकुलर जमातों के जो वोटर है उनको वहां से बाहर नहीं निकाला जाए। क्या और उपाय हो सकते हैं, इस पर नजर आते हैं। यमुना किनारे होने वाले हर अवैध निर्माण को रोका जाए। यमुना के किनारे कई तरह का अवैध निर्माण होता है, लेकिन ना तो एनजीटी और ना ही दिल्ली सरकार इस पर रोक लगाती है, क्योंकि सभी कहीं न कहीं इस अवैध निर्माण से फायदे में रहते हैं। बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों पर कार्रवाई हो। एनजीटी अपने आप को जितनी मजबूत दिखा रही है उतना मजबूत उसे हर समय रहना चाहिए। अवैध बांग्लादेशी यमुना को सबसे ज्यादा गंदा कर रहे हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ हिंदू आयोजनों पर सरकारी बंदिशें न हो। कुछ लोगों को लग रहा है कि सभी सरकारी बंदिशें हिंदू आयोजनों पर ही दिखाई देती हैं। क्या यमुना किनारे दूसरे आयोजन नहीं होते? क्या यमुना किनारे ऐसे आयोजनों पर भी हर्जाना लगाया जाता है? एनजीटी पर्यावरण को लेकर राजनीतिक न हो। देश में कई सरकारें गंगा और यमुना की सफाई को लेकर जागरूक नहीं है, मगर एनजीटी हर्जाना लगाने के बजाय सिर्फ रिपोर्ट देकर खानापूर्ति कर लेती है। ऐसे में ना तो एनजीटी की कोई प्रासंगिकता रहती है और ना ही कोई वजूद। एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं दोनों अतिथियों से। घई जी, आपकी पहली अंतिम प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के लिए? मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम आपने चलाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि पर्यावरण को बनाए रखना न केवल सरकार की बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि इन दिनों मैं जब भी भारत आता हूँ तो मैं बहुत सारे शहरों में जाता हूँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि इस बार भी मैं बहुत से शहरों में गया हूँ। उन सब में से सबसे गंदी अगर कोई शहर मुझे मिला है तो वो दिल्ली मिली है। तो अगर दिल्ली को हम अंदर से साफ नहीं कर सकते, गंदगी करने का बख्शिश दिया जाता है, क्योंकि जिसको बख्शिश दिया जाता है वो राजनेता का वोटर है। महाराज जी, 5 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। पता नहीं आगे आप फिर पूछिए। इस कार्यक्रम में 5 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया बताइए। तो हम चाहते हैं कि जैसे बोलते हैं सज्जन को सज्जन मिले दो बातें और दुर्जन दुर्जन मिले, तो ये हम चाहते हैं इसके बारे में। जैसे आप लोगों आपने इस सुदर्शन के माध्यम से कि बिंदास बोल कर ये सब जो सज्जन है एक विचार के जितने लोग इनको इकट्ठा करें और ऐसा जोर लगाए कि महाराज जी कह रहे हैं ऐसा एक ही उपाय है कि सज्जन शक्ति को साथ आना पड़ेगा। लेकिन सज्जन शक्ति के अंदर फूट पाड़ने का प्रयास राजनेता करते हैं, जाति के आधार पर किसी को दलित, झूठा दलित बताकर, जबकि दलित हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है और उसके खिलाफ कभी भी कोई दुविधा हिंदू धर्म में नहीं रही, बल्कि हिंदू डायनेसिटी हिंदुस्तान में हुई है। दलितों का राज रहा है। दलित यहाँ पर जन्म के आधार पर कभी कंसेप्ट नहीं थी, लेकिन 1200 साल में जो विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, जिसमें मुगल और ब्रिटिश थे, उन्होंने इस देश के इस भाइयों के बीच में फूट पाड़ने में कामयाबी हासिल की है। और ऐसे ही कामयाबी के कारण
ऐसे आयोजनों के खिलाफ इनके बोलने की हिम्मत होती है, जिस हिम्मत को हमको अगर रोकना है तो एक होकर बात करनी पड़ेगी, और एक होने के लिए बिंदास का मंच आपके साथ हमेशा है। दोनों अतिथियों का मैं आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला इस कार्यक्रम में आए। मैं करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आप आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपने आपकी प्रतिक्रिया दी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।